अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मसूर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अनार के बाग लगाकर कमाई अच्छी आय। प्रदेश के जिन किसानों ने मसूर की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए इस समय सिंचाई के साथ हानिकारक कीट और रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रही है जिला शहडोल की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया सिंह। किसान भाइयों, क्योंकि ये रबी की फसल के बारे में मैं आई हूँ बताने के लिए, मैं सबसे पहले मसूर की फसल के बारे में बताऊंगी। मसूर की फसल के समसामयिक कार्य में जिसमें सिंचाई आती है सबसे पहले। मसूर की फसल में खासकर सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पौधों के विकास के लिए जमीन में नमी का होना आवश्यक है। इसलिए फली बनने और फली में दाना बनने पर एक सिंचाई करना फायदेमंद होता है। सिंचाई भूमि की आवश्यकता अनुसार स्प्रिंकलर या बहाव विधि से करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर मसूर की फसल को नुकसान हो सकता है, तो आप फसल की जरूरत के अनुसार से सिंचाई करें। मसूर में सिंचाई के बाद दूसरा प्रबंधन है खरपतवार प्रबंधन, क्योंकि ये खरपतवार जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारे जो फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? उससे प्रतिस्पर्धा करके, वो प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब कि पोषक तत्वों के लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं। इन सब से प्रतिस्पर्धा तो करते ही हैं क्रॉप से, और साथ में ही जितने भी कीट व्याधि होती हैं उनके लिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो सही समय पर खरपतवार प्रबंधन करने से हमें पौधों की बढ़वार तो मिलेगी ही, क्योंकि इसके लिए कोई रासायनिक केमिकल या हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। तो इसका हस्तचलित उपकरण या तो फिर इंटरकल्चर करके, हैंड बीडिंग करके, हंसिए से, खुरपी से, इनके थ्रू निकाल के, वो भी सही समय पर निकाल के हम उसकी अच्छी बढ़वार प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। और अगर इसमें पोषक प्रबंधन की बात करें तो वैसे ये दलहनी फसल है, तो इसमें अलग से उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं है या उसकी ग्रोथ कंडीशन ठीक नहीं दिख रही, तो मार्केट में 18-18, 19-19 ये उर्वरक लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसे कि हमें यूज़ कर सकते हैं। और
इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोल के डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा अगर उसके बाद भी अगर हमें सही नहीं लग रही है क्रॉप की कंडीशन की, उसकी बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, तो यूरिया का यूज़ कर सकते हैं। वो भी तब यूज़ करें जब आपके पास सिंचाई की व्यवस्था हो, प्रॉपर सॉइल में मॉइस्चर हो, नमी की मात्रा हो। सिंचाई के बाद ही यूरिया का हमें टॉप ड्रेसिंग करनी है। उसकी टॉप ड्रेसिंग मतलब ऊपर से छिड़काव करना है। किसान भाइयों, मसूर की फसल को माहो कीट और इल्लियों द्वारा अधिक नुकसान होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। इसमें आगे अगर इसकी फसल सुरक्षा की बात करें तो क्योंकि मौसम में ठंडी गर्मी का बदलाव बार बार हो रहा है, कभी ठंड ज़्यादा हो रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी गर्मी सी महसूस हो रही है। ये जो तापमान में अंतर आ रहा है, ये हमारे फसल में कीट व्याधियों का के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन है। इससे क्या होगा कि इसमें कीट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और हमको ध्यान रखना है, अपनी फसल को देखना है कि अगर उसमें माहो ये कुछ हरे भूरे कलर के होते हैं, छोटे छोटे, जो कि इसके रस चूसते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं। अगर इनका अटैक है, अगर ये दिख रहे हैं कहीं पे, तो उनके उसके अनुसार कि अगर वो कम है तो हम नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं, जो 5 ml पर लीटर का घोल बना के और उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। लेकिन अगर माहो का प्रकोप ज़्यादा है, क्रॉप में ज़्यादा दिख रहे हैं, नीम तेल से उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर हम केमिकल में जाएंगे और इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग उसमें छिड़काव करते हैं। और इससे क्या होता है कि पूरे तरीके से माहो का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, मसूर की फसल का सबसे हानिकारक रोग है उकटा, जिसे हम विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। और अगर फसल 30 से 35 दिन की जब हो जाती है और उसमें उकटा रोग दिखाई देता है, क्योंकि उकटा रोग खड़ी फसल में उसका कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम बीज बोएं तो उसके पहले बीज का उपचार बेविस्टीन से कर लें। बेविस्टीन 2 ग्राम पर केजी सीड के अकॉर्डिंग इसका उपचार किया जाता है। और खेत में ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरडी का छिड़काव या FIM में मिक्स करके किया जाता है, गोबर की खाद में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं, या फिर वैसे ही मिट्टी में डाल सकते हैं। और अगर खड़ी फसल में उकटा रोग दिख रहा है तो फिर उसको उखाड़ के और वहाँ की मिट्टी निकाल के फेंक देते हैं और उसमें बेविस्टीन का 2% पानी में डाल के 2% का घोल बना के उसके ऊपर ड्रेंचिंग छिड़काव किया जाता है, जिससे कि वो खत्म हो सके। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातों से आप ध्यान रखकर अपने मसूर की फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है।
अगर आप भी अनार की बागवानी करना चाहते हैं तो शुरू से ही कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार किसान बाग तो लगा देते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो आप किस प्रकार से करें अनार की बागवानी, जिसके बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर दास। किसान भाई, आप जानते हैं कि अनार जो हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में अनार को काफ़ी पसंद करता, और ये पसंद इसलिए ही नहीं कि वो देखने में सुंदर है, इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर और विटामिन के, सी, बी, आयरन, पोटासियम, जिंक के अलावा आप जानते हैं कि मेगा 6 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये इसीलिए ये शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, उपयोगी होती है। इसीलिए इस अनार का आप किसान भाई देखते होंगे या हमारे मार्केट में भी देखते होंगे कि सालों भर इसका डिमांड रहता है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुणा 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। अनार की खेती अगर आप किसान भाई करते हैं तो 3 से 4 साल के बाद जब आप इसकी रोपनी करेंगे तो 3-4 साल के बाद फल देना शुरू हो जाता है। उसके पहले आप इंटरवर्ती जो फसल आप उसमें ले सकते हैं, दलहनी फसल उसमें लगा के आप उसमें अंतर्वर्तीय फसल के रूप में उस खेत का उपयोग कर सकते हैं। अनार की खेती के लिए खास करके किसान भाई अनार की खेती अगर करते हैं तो 3-4 साल में तो आपको आएगा ही, और एक अनार के पौधे में कम से कम 50 से 60 फल लगेंगे, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहिए तो 150 से लगभग 150 कुंटल के आसपास फल मिलते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और ये अनार का जो खेती होता है, और जैसे कि नया बगीचा अगर लगाते हैं तो 2 समय में इसको भी आप लगा सकते हैं। एक अगस्त-सितंबर मौसम में लगा सकते हैं, और दूसरा फरवरी-मार्च में जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है जाड़ा के बाद, विंटर के बाद, तो उस समय भी आपकी इसका रोपनी कर सकते हैं। अनार जो है उपोष्ण जलवायु का पौधा है, इसीलिए इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके कुछ प्रभेद जो है काफ़ी कॉमन है और लगभग जो है विपरीत परिस्थिति में वो सरवाइव कर जाता है। जैसे गणेश प्रभेद है, कई जगह पर इसका परफॉर्मेंस खासकर बढ़िया होता है। इसके अलावे कई प्रभेद है, गणेश के अलावे ज्योति है, मृदुला है, ये सब प्रभेद भी काफ़ी बढ़िया है। इसको भी आप किसान भाई लगा सकते हैं, और जब लगाएंगे तो उसमें खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें, 3-4 जुताई कर लें, उसका खरपतवार निकाल लें, और उस बराबर मात्रा में जब खेत को समतलीकरण कर लेते हैं 5 मीटर के दूरी पर आप पीट बना लें। पीट 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 6, यानी कि चौड़ाई, लंबाई और गहराई 60 सेंटीमीटर होना। 60 सेंटीमीटर 60 × 60 × 60 यानी 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर का आपको गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे में आधी ऊपर की जो मिट्टी होती है किसान भाई, उस मिट्टी को आप अलग रखें, आधी 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर जो नीचे की मिट्टी होती है वो अलग कर दें। जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें, और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। जब आप भर देते हैं तो बरसात शुरू होने से, यानी कि मई में 15 जून तक आप 15 जून 3-4 बारिश उसको खाने दें। जब वो बराबर बैठ जाता है तो उसी में संध्या के बेला में आप पौधे का रोपण करें। तो उसमें स्पेसिंग के लिए किसान भाई जो स्पेसिंग रखते हैं पौधे से पौधे
6 मीटर की दूरी रखें और कतार से कतार 6 सेंटीमीटर रखें। इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कर रहे हैं और मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है अनार उसको भेज के और उसका इनकम ले रहे हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रायोगिक ब्लॉक स्तरीय एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन IMD और ICAR की एक संयुक्त पहल के तहत जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल की सतत निगरानी रखें। सरसों में छाछिया रोग व सफेद फफूला रोग व मृदु रोमिल आसिता रोग की संभावना हो सकती है, अतः इनके लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम मैंकोजेब अथवा 2.5 ग्राम रिडोमिल दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव 40 से 45 दिन की फसल में और दूसरा छिड़काव 55 से 60 दिन की फसल में करें। गेहूं की फसल में माहू कीट की निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप पाया जाता है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसके बचाव के लिए किसान भाई क्लोरोपैरिफास 20 cc दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम के समय छिड़क दें और सिंचाई कर दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें। यदि पत्तियों पर गोल आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो वह अगेती झुलसा रोग हो सकता है, अतः झुलसा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें व स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में नवरोपित आम, अमरूद, नींबू आदि पौधों की थालों की निराई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। दुधारू गायों एवं भैंसों को
थनैला रोग से बचाव के लिए पूर्ण दूध दोहन करें एवं दोहन के पश्चात आयन एवं थन को जीवाणुनाशक घोल से धो दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पचोखर, जिला मंडला के कृषक दिनेश गौतम ने। ये फसलों में दवा छिड़काव करने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश गौतम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसैक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं जो कि एक पाइप के माध्यम से
जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की, वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं, इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं, वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है, जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।